एक समय की बात है। खुशालपुर नामक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहा करता था। माँ सावित्री और दो बेटियां नैना और सुनैना। सावित्री के पति की मृत्यु बहुत समय पहले ही हो चुकी थी। सावित्री ने बहुत मुश्किलों से सिलाई कर के अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया था, उन्हें पढ़ाया लिखाया। नैना बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी और सुनैना उसे बस अपने आप से ही मतलब था। नैना अपने घर के हालात समझती थी और आगे नहीं पढ़ती है। वह गांव के ही एक स्कूल में जॉब करती है, लेकिन सुनैना शहर जाने की जिद करती है। मम्मी यार, जिस तरह से आप आज तक पाई पाई के लिए तड़पती आ रही हैं और जिस तरह से बचपन से आज तक हम तड़पते आ रहे हैं, क्या आगे की ज़िंदगी भी हमें ऐसे ही गुजारनी होगी? मैं ये नहीं सहूँगी। नहीं, कभी नहीं। मुझे आगे बहुत बड़ा बनना है। मुझे ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जीनी है, इसलिए मुझे शहर जाना होगा। बेटा, इतनी बड़ी कॉलेज की फीस भरने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। मैं जो सिलाई का काम करती हूँ उसी से हमारी छोटी मोटी ही ज़रूरतें पूरी हो सकती है। और देखो, तुम्हारी छोटी बहन भी तो यहाँ नौकरी कर रही है गांव में। बेटा, हमारे घर के हालातों को समझो। सॉरी मम्मी, जितना हमारी गरीबी से समझौता करना था मैंने कर लिया। अब नहीं, अब और समझौता मैं नहीं कर सकती। मुझे प्रिंसेस वाली ज़िंदगी जीनी है, ना कि नौकरानी वाली। और मुझे नहीं करनी दो पैसों की नौकरी, मुझे तो कुछ बड़ा करना है। और माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती, और एक आप हैं जो अपने बच्चों की ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकती। कैसी माँ है आप? दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? माँ ने हम दोनों के लिए क्या कुछ नहीं किया है। पिताजी की मृत्यु के बाद हम दोनों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें, और आप कह रही है कि हमारे लिए क्या किया। दीदी, मम्मी आपको पढ़ने से मना नहीं कर रही है, सिर्फ यह कह रही है कि आप गांव में रहकर पढ़ लीजिए। देख छोटी, तू छोटी है तो छोटी ही बन के रहे। मेरे मामलों में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है तुझे। और हाँ, गांव की पढ़ाई से कुछ हासिल नहीं होने वाला, मुझे शहर जाकर ही पढ़ना होगा। मम्मी, मैंने आपके जेवर देखे हैं, उन्हें बेचिए और ये घर गिरवी रखिए और मुझे शहर भेजिए, अगर आप अपनी बेटी से प्यार करती है तो। वरना भूल जाइए, आपकी कोई बड़ी बेटी भी थी। बेटा, वो जेवर तो मैंने तुम दोनों की शादी के लिए रखे थे। बेटा सुनो, सुनैना बेटा, कहाँ जा रही हो बेटा? सुनो, सुनैना बेटा, कहाँ जा रही हो? सुनैना बहुत गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। सावित्री ने जो जेवर अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए रखे थे वो उसे मजबूरी में बेचने पड़ते हैं और घर भी गिरवी रखकर सुनैना को वो शहर भेज देती है। ऐसे ही समय बीत जाता है। सुनैना को शहर गए 5 साल बीत जाते हैं और इस दौरान उसने गांव में अपनी माँ और बहन की कोई खैर खबर नहीं ली थी। अब तो जमींदार भी घर पर कब्जा करने आ जाता है। देख सावित्री, इतना समय हो गया है, तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए। अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। अब तो मुझे घर पे कब्जा करना ही पड़ेगा। जमींदार साहब, हमारे ऊपर थोड़ा रहम कीजिए। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगी, लेकिन हमें इस घर से मत निकालिए। प्लीज जमींदार साहब, हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए। नैना और उसकी माँ दोनों जमींदार के सामने बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन जमींदार उन दोनों की एक नहीं सुनता और उन दोनों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। नैना अपना सारा सामान उठाती है और वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी रास्ते में नैना की माँ को चक्कर आ जाते हैं और वह रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। अपनी माँ की यह हालत देखकर नैना के पैरों तलों की जमीन खिसक जाती है
और वह जल्दी से पास के एक अस्पताल में अपनी माँ को लेकर चली जाती है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद नैना से कहती है, देखिए, आपकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उनके पास बहुत कम समय बचा है। आप उनकी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा सेवा कीजिए। आई एम सॉरी, लेकिन हम इन्हें नहीं बचा सकते। डॉक्टर प्लीज़ ऐसा मत कहिए। इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा मेरा कोई भी नहीं है। प्लीज़ आप इन्हें बचा लीजिए ना। लेकिन डॉक्टर साफ साफ नैना को जवाब दे देती है कि उसकी माँ अब ज़्यादा समय जिंदा नहीं रह पाएंगी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और वह बहुत ज़्यादा रोने लगती है। नैना के पास थोड़े बहुत जो भी पैसे थे वह सब डॉक्टर की फीस जमा कर अपनी माँ को लेकर आ जाती है। अब उन दोनों के पास खाने के लिए भी कुछ पैसे नहीं थे। नैना जंगल में एक झोपड़ी डालकर उसमें वो दोनों रहने लगती है। नैना, मैंने तुम्हारी और डॉक्टर की सारी बातें सुन ली थी। तुम तो मुझे सच बताओगे नहीं। नैना, मेरे पास बहुत कम समय बचा है। इतने साल हो गए मैंने सुनैना को देखा नहीं। इस दुनिया से जाने से पहले मैं सुनैना से मिलना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ। बेटा, क्या तुम सुनैना को इधर लेकर आओगी? क्या तुम मुझे उससे मिलवाओगी? अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करेगी ना मेरी बेटी? मैं सुनैना को देखना चाहती हूँ। किसी ने सही कहा है, माँ के दिल से ममता कभी खत्म नहीं होती, चाहे उनके बच्चों ने उनके साथ कितना भी बुरा क्यों न किया हो। हाँ माँ, मैं आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी। मैं सुनैना दीदी को शहर से यहाँ लेकर आऊँगी। मैं शहर ज़रूर जाऊँगी माँ। लेकिन माँ, आप अपना ख्याल रखना। मगर बेटा, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो तुम शहर कैसे जाओगी? माँ, मैं जंगल से शहर जाने का एक शॉर्टकट रास्ता जानती हूँ। मैं वहीं से चली जाऊँगी। लेकिन माँ, आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? नैना अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जंगल से शहर चली जाती है। शहर पहुँचते ही नैना को पता चलता है कि सुनैना ने अपने ही कॉलेज के एक लड़के से शादी की है। नैना अपनी बहन की ससुराल का पता लगाती है और वहाँ चली जाती है। दीदी, आप तो यहाँ पढ़ाई करने आई थी और आपने शादी भी कर ली और माँ को बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। आप इतने बड़े घर की बहू बन गई। खैर छोड़िए दीदी, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। वह आपको बहुत याद कर रही है। आपको मेरे साथ गांव चलना पड़ेगा। माँ को आपको देखना है। माँ हमें किसी भी समय छोड़कर चली जा सकती है दीदी। चलिए दीदी, गांव चलिए। सुनैना, यह लड़की कौन है जो तुम्हें दीदी दीदी कह रही है? और तुम्हारे माता पिता गांव में? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे माता पिता लंदन गए हैं। अरे अमित, ये तो मेरे नौकरानी की बेटी है और इसकी माँ ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला, इसलिए ये मुझे अपनी दीदी बोल रही है। मेरे मम्मी पापा तो लंदन में ही हैं और ये फटीचर क्या किसी एंगल से मेरी बहन लग रही है? देखो, बचपन की बात अलग थी। मैं तुम्हें अपनी बहन मानती थी, लेकिन आज मेरा स्टेटस अलग है। मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मान सकती। तुम चली जाओ यहाँ से। हमें एक पार्टी में जाना है। हमें देरी हो रही है। जाओ यहाँ से। नैना अपनी बहन का यह रूप देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और वह वहाँ से चली जाती है। नैना अपने घर की ओर जाने लगती है और वह एक जगह बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी कि मैं सुनैना दीदी को क्यों नहीं लेकर आ गई, और उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो उन्हें कितना ज़्यादा दुख होगा। एक बेटी अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
फिर नैना अपने आंसू पोंछकर घर की ओर जाने लगती है कि तभी उसे एक आवाज आती है। नैना उस आवाज का पीछा करती है तो पेड़ से बंधी एक परी रो रही थी। परी जी, आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ? मेरे 2 जादुई चांदी और सोने के सूट इस जंगल में खो चुके हैं और मैं इस शापित रस्सी से बंध चुकी हूँ। एक चुड़ैल ने मुझे मारने के लिए यहाँ बांधा है। वह बस आने ही वाली होगी। अगर मुझे मेरे जादुई चांदी और सोने के सूट नहीं मिले तो वो चुड़ैल मुझे मार देगी और मेरे साथ साथ सारे परीलोक का तहस नहस हो जाएगा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं एक परी की मदद कर सकूँगी। मैं आपके चांदी और सोने के सूट ज़रूर ढूंढूंगी। फिर नैना मैजिकल चांदी और सोने के सूट ढूंढने लगती है। जंगल में बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद नैना को परी के 2 मैजिकल सोने और चांदी के सूट नज़र आ जाते हैं और वह उन्हें लेकर जाने लगती है कि तभी सोने के सूट से आवाज़ आती है। अरे लड़की, पागल हो क्या? मैं तुम्हें जितना चाहो उतना सोना दे सकता हूँ। तुम्हारे हाथ खजाना लगा है, खजाना। तुम मेरी मदद से सारी जिंदगी ऐशो आराम से जी सकती हो क्योंकि मैं मैजिकल सोने का सूट हूँ। हाँ गरीब लड़की, मेरे भाई ने सही कहा। और हाँ, मुझे पहनकर तुम किसी का भी रूप ले सकती हो, जो चाहो वो मांग सकती हो। तुम हमें अपने घर लेकर चलो। परी की जान जाती है तो जाने दो, वो तुम्हारी क्या लगती है? नहीं, मैजिकल चांदी और सोने के सूट, ये आप क्या कह रहे हो? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। लालच बहुत ही बुरी बला है। मैंने परी से वादा किया है, मैं ना ही लालच करूँगी और ना ही किसी को धोखा दूँगी। अब चुपचाप मेरे साथ परी के पास चलो। हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, लालची बिल्कुल भी नहीं हो। अब हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं। नैना वह दोनों मैजिकल सूट परी के पास लेकर जाती है, जिनकी मदद से परी की वह शापित रस्सी खुल जाती है। नैना, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। तुम्हारी माँ को कुछ भी नहीं होगा। ये दोनों मैजिकल चांदी और सोने के सूट से तुम्हें 2 वरदान मिले हैं। एक वरदान से तुम कोई भी बीमारी को छू मंतर कर सकती हो और दूसरे वरदान से तुम जो चाहे वो मांग सकती हो। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानती आपने ये दोनों वरदान देकर मेरे ऊपर कितना एहसान किया है। नैना परी को धन्यवाद कहकर घर आ जाती है और पहले वरदान से अपनी माँ की बीमारी को छू मंतर कर देती है, जिसकी वजह से सावित्री बिल्कुल ठीक हो जाती है। और दूसरे वरदान से सोने चांदी हीरे जवाहरात मांगती है, जिसकी वजह से वह दोनों माँ बेटी बहुत ही अमीर हो जाती है। सावित्री को अपनी बड़ी बेटी के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अब वह भूल जाती है कि उसकी कोई बड़ी बेटी भी थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन नैना को किसी काम से शहर जाना पड़ता है। अरे, ऐसा लग रहा है कि जैसे सुनैना दीदी भीख मांग रही हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सुनैना दीदी और भीख, मुझे पास जाकर देखना चाहिए। नैना पास जाकर देखती है तो सुनैना भीख मांग रही थी। नैना सुनैना से कहती है, दीदी, ये क्या? आप क्यों भीख मांग रही है? आपके पति तो कितने ज़्यादा अमीर थे, फिर ये ऐसा क्यों? नैना, मुझे माफ़ कर दो। मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है। किसी ने सही कहा है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। नैना, मेरा पति बहुत बुरा था। उसने मुझे छोड़ दिया। अब मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई हूँ। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल रही है। नैना,
क्या तुम मुझे माँ से मिलवा सकती हो? मैं माँ से मिलकर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सुनैना गिड़गिड़ाकर अपनी माँ से माफ़ी मांगती है। आखिर माँ का दिल ना सावित्री भी उसे माफ़ कर देती है। सुनैना अब सबके साथ बहुत अच्छे से रहने लगती है और पूरा परिवार अब हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करने लगता है।